हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं फॉर क्लास 11th। ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमने बिगिन किया था पिछली वीडियो से। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी है एंड हैव फाउंड दैट वीडियो यूजफुल। अगर नहीं देखी है, डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है और एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग ऑल द पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बिगिन करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 4 मार्क्स, 6 मार्क्स प्राइमरीली। अगर हम यहाँ पे बात करें कि राइट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर द फाउंडेशन और द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर आपसे पूछा जाए कि या तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा या फिर होगा एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इसमें आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। जैसे मैंने आंसर लिखा है एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्टीशन से पहले एस्टैब्लिश हो गई थी। उसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो ये जो डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट 9 दिसंबर 1946, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए कि ये कब हुई थी। सो द फर्स्ट मीटिंग of the Constituent Assembly was held on 9th of December 1946। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद फिर से रीअसेंबल होकर के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रीएस्टैब्लिश हुई 14th of August 1947 को। और ये भी आपको पता है कि ये कॉम्पोजिशन किस तरीके से हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैफेजर्डली 10 लोगों को उठा करके नहीं बन गई है ना। उसके लिए कैबिनेट मिशन के प्रॉपर प्रपोजल्स हुए थे जिसमें हम लोगों को इलेक्शंस कंडक्ट करने थे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वोट देना था एंड दे वोटेड एंड दे ऑप्टेड फॉर एंड चोज द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बिगिन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम अगर कुछ फीचर्स की बात करें या फिर फंक्शंस की बात करें। ठीक है, मैंने फीचर्स और फंक्शंस कहा है, इंपॉर्टेंस नहीं कहा, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो बिकॉज इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसीलिए प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड। आप लोगों के लिए ही है ये। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ या मैं फीचर्स की बात करूँ या फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंस नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फीचर्स एंड फंक्शंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड साथ ही साथ में इंपॉर्टेंस इज ऑल टुगेदर अनदर डिफरेंट थिंग। तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, अगर हम यहीं पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको पता है एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें प्रोवाइड करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होगी, यूनिवर्सल रिटेल फ्रेंचाइज होगा नहीं होगा, लोगों का से होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें फंक्शंस में हैं, फीचर्स में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यही आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द एप्ट आंसर अगर आप इसके लिए लिखोगे। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप इससे ज़्यादा लिखो तो ज़्यादा बेटर है। अगर इससे कम लिखोगे तो फिर आपको फुल 4 on 4 नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साथ ही साथ में। और अगर हम यही 6 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मेजर 6 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? एम, किसी भी चीज़ का एम क्या है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एम की बात करें तो ये किसने प्रेजेंट किया, इस एम को किसने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वॉज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या एम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेगा, उसका एम क्या होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें
डली हुई होंगी, ठीक है। इंक्लूसिव किस किस चीज़ का होगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगी नहीं होगी, इक्वालिटी देंगे नहीं देंगे, फ्रीडम होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किए थे 1946 में। तो ये भी 1 मार्क के पॉइंट से बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1946। इसके अगर हम कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं तो इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक है, स्टेट्स के पास कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सोवरेनिटी या इंडिपेंडेंस है, इक्वालिटी है हर एक सिटीजन की, सोशल वेलफेयर है, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज भी है, साथ ही साथ में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की भी एक अपलिफ्टमेंट है, और साथ ही साथ में अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों में वेस्टेड है। अब देखो, अगर आप इन सब चीज़ों को गो थ्रू करोगे दोबारा से, तो ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं ऑलरेडी। ये तो इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, तो हमारा प्रियम्बल भी कहता है, इट्स द ओपनिंग लाइन, राइट। स्टेट्स को ऑटोनॉमी है, आप जानते हो, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की अपनी फेडरल यूनिटी है, ठीक है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, अपने अपने स्टेट्स को इंडिविजुअली वो हैंडल करते हैं। हर इंडिविजुअल की राइट टू इक्वालिटी के फॉर्म में एक फंडामेंटल राइट की तरह पे इनकॉर्पोरेटेड है, इक्वालिटी इंश्योर की गई है। सोशल वेलफेयर है लोगों का, अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के ही उसमें इन्वेस्टेड है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एम हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे प्रेजेंट किए थे 1946 में टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली इनकॉर्पोरेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें। एक और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक 6 मार्क पॉइंट से बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो ये है कि आपको पता है हमारे डिफरेंट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं, ठीक है। हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल हैंडेडली बना नहीं है, उसकी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड के काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें ली गई हैं, तो वो क्या हैं, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इस पर्टिकुलर मैनर में। और हमेशा यही कहती हूँ, whenever you are beginning a 6 mark question, always begin it with an introduction। एक इंट्रोडक्शन दे दो, चाहे वो 2 लाइन की इंट्रोडक्शन हो, बट डू गिव इट गिव्स, और वो आपके आंसर को एक वेटेज प्रोवाइड करता है। सो प्लीज स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन एंड साथ ही साथ में एंड इट विद अ कंक्लूजन। तो उस और साथ ही साथ में इस तरीके से अगर आप लिखोगे, आप चाहो तो पॉज कर लो वीडियो, आराम से नोट डाउन करो, जॉट डाउन करो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से ली गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ 6 मार्क पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, आई होप आपको पता है ये एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, तो आप अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। यही अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप पहली चीज़ तो अगर पिक्चर क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्या आएंगे ही आएंगे, तो पिक्चर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ है कि पिक्चर को ध्यान से देखो, और साथ ही साथ में ये फैक्ट समझ लो कि जिस चैप्टर में जो पिक्चर आ रही है, ठीक है, जिस चैप्टर में जो भी पिक्चर आपको दी गई है वो उस पर्टिकुलर चैप्टर से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वो आउट ऑफ द ब्लू मून कहीं से भी नहीं आ गई है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूंट, अगर नेक्स्ट ईयर अब आप अपने 12th में पढ़ोगे कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत इनिशिएटिव लिया था अपने ही यूरोपियन यूनियन का ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो फुलफिल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे जो कार्टूनिस्ट है वो यही बता रहा है कि किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन का एक एम था और एक अटेम्प्ट किए गए यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो फेल हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे मेनली क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये हमेशा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में, जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का बन रहा होता है जनरली, क्या ये फेल होना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अटेम्प्ट्स को बार बार करना और वही बार बार फेल हो जाता है, क्या ये चीज़ कॉमन है जो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में होती है? अब ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना है, ठीक है, उससे रिलेटेड अब आपको आंसर देखना है। अब ये रिलेट करो अपने चैप्टर से, तो कहीं ना कहीं अगर आपने क्या समझा अब तक कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुलफिल क्यों हो पा रहा है, वो इसलिए सक्सेसफुल है अभी तक, क्यों? क्योंकि वो हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेड है ना, हर एक सेक्शन, हर एक
कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री जो है वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेड है कहीं ना कहीं और बेनिफिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एक भी इंडिविजुअल जो है वो एक भी सेक्शन जो है कंट्री का, सोसाइटी का एक भी सेक्शन जो है वो बेनिफिट नहीं लेगा अगर सपोजिंगली, तो वो उसके लिए वो उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में वो हर्डल्स क्रिएट करेगा, है ना, होता है ना। अगर हम कोई बिल बना रहे हैं, कोई लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो अगर वो एक सर्टेन सेक्शन को इंडिविजुअली बेनिफिट कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है तो वो हर्डल्स करेंगे क्रिएट। तो इस तरीके से वही चीज़ें होती हैं। तो हम अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ हर एक सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट है ये, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद जो एक पिक्चर, लास्ट पिक्चर है आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखोगे कि किस तरीके से दो सेक्शन दिखा रहे हो। एक इंडिविजुअल है जो बीच में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, वो कौन है अब आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये अब आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला पिक्चर देखनी है, ध्यान से देखनी है पिक्चर ध्यान से देखनी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल दिख रहे हैं, कोई कोई यहाँ है और कहीं ना कहीं कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है वो बीच में खड़े हैं, राइट। अब मैंने आपका आंसर सॉर्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो वो बीच में खड़े हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ अब आपसे मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो, ये अगर आप यहाँ कुछ लोग देखोगे वो कुछ सेक्शन ग्रुप है, ये है वो भी कोई ग्रुप है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन को, कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये रिलीजन, किसी कल्चर, किसी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक प्रिवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट, मतलब इस बैलेंसिंग एक्ट में एक्चुअली हुआ क्या, किस किस चीज के बारे में बैलेंसिंग चल रही है। जवाहरलाल नेहरू किस बारे में इतना बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो कुछ तरफ है वंदे मातरम, कुछ तरफ है कोई धुन, ठीक है, जनगणमन, तो उससे कैसे क्या नेशनल एंथम होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे उससे रिलेटेड हैं। क्लियर। तो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पिक्चर है आपके पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चैप्टर से वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप श्योर अपने क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर। क्लियर। तो यहाँ अगर आप समझोगे कि किस तरीके से कार्टूनिस्ट क्या दिखा रहा है, पहले चीज तो मैंने हमेशा यही कहा है कि पिक्चर को समझ लो। पहले तो पिक्चर ही समझनी जरूरी है। ये पिक्चर क्या कह रही है, ये पिक्चर कह रही है कि कैसे एक कह सकते हैं कार्ड्स, जो हम कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, पत्ते जो हम खेलते हैं, उससे एक घर बनाया गया है। अब वो ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं होता, अब उसको जरा सा भी हाथ लगी, उंगली क्या लगी, वो तो बिखर जाएगा, राइट। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का इराक का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको कार्टूनिस्ट ने कैसल ऑफ कार्ड से, इस कार्ड के हाउस से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिखर गया। और यहाँ क्या ये, अब ये जो कार्टूनिस्ट है वो ये चीज पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना हल्का है, इतना फ्रेजाइल है कि उसको जरा सी उंगली लगी और वो गिर गया, ये क्या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बना गया है। तो अगर हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ में हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक इंडिविजुअल ने उसको मिलकर के बनाया है, तो वो हम पर थोपा नहीं गया है, वो हम पे कहीं ना कहीं किसी ने जबरदस्ती अप्लाई नहीं कर दिया, ये हमने खुद बनाया हमारे खुद के बेनिफिट के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो यही पर्टिकुलर आंसर है जो आप इसका लिखोगे। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर आंसर को लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये श्योर शॉट आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस पर्टिकुलर पिक्चर को एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। So this is the last topic and the last picture from this particular chapter. I'll be back very soon for the next part of this particular chapter. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में अब दो और चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सेकेंड चैप्टर राइट्स और नाइन्थ वाला चैप्टर जो फिलोसफी वाला चैप्टर है, तो वो दोनों चैप्टर अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है जो हम आगे करेंगे। क्लियर।
सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।